so first question is, the place where, आप ऐसे ही मुझे आंसर दो या तो, ठीक है, और नोट डाउन भी आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन नोट डाउन करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो आप मुझे ऐसे रिप्लाई करिए। द प्लेस, सब बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिसको आता होगा, ठीक है, और कोई एक साथ पूछ के आंसर नहीं देगा। द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इज नोन एज, रेज योर हैंड। वो स्थान जहाँ पे सामान खरीदा और बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? यस, आपका क्या नाम है? हाँ प्रियांशु बताओ। मार्केट, मार्केट इज द करेक्ट आंसर। सो द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड आइटम्स टेक्स प्लेस इज नोन एज मार्केट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज the type of trade where items are sold in bulk amount is known as, type of trade where items are sold in bulk amount, जहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में एक ही साथ ज़्यादा आइटम बेचे जाते हैं, वहाँ पे आपको छोटे छोटे आइटम्स नहीं मिलते हैं, उस टाइप के ट्रेड को हम क्या कहते हैं? यस ईशान, होलसेल। आप भी बताइए, क्या नाम है उसका? नाम है प्रतीक, पंकज। यस पंकज, आप बताइए। होलसेल, तो दिस इज करेक्ट आंसर। होलसेल मार्केट और ट्रेडिंग जिसमें सामान आपको एक साथ ज़्यादा अमाउंट में बेचा जाता है उसे हम होलसेल मार्केट कहते हैं, मतलब इसको हम थोक व्यापार कहते हैं, थोक। द नेक्स्ट इज, हर्ष आप बताएंगे। स्ट्रीट पैडलिंग, हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर services, then mail order, telephone, automatic vending machines. These are examples of which type of trade? हिंदी में क्या है? ठेला लेके जो बेचते हैं, है ना, फेरी वाले जो होते हैं, या फिर आप जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स होती है जिसमें आप पैसे डालते हो और आपको कोल्ड ड्रिंक से लेके जो चीज़ें आपके हाथ में आ जाती हैं, या फिर मेल ऑर्डर, ये सारे किस चीज़ का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? यस लास्ट, रिटेल ट्रेडिंग, मतलब फुटकर व्यापार, है ना, फुटकर व्यापार का उदाहरण है जो भी मैंने नाम दिए। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, बेटा इसको जाके एक बार चैप्टर देखना, ठीक है। मेल ऑर्डर, डोर टू डोर जो है आपके सर्विसेज, ट्रक्स, हैंड कार्ड्स, ये सब आपके रिटेल ट्रेडिंग के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज, ओके, तो मार्केट्स वीक में एक या दो बार लगती है उसे हम क्या कहते हैं? वो मार्केट्स जो हफ्ते में एक या दो बार लगती हैं हम क्या कहते हैं? ये प्रियांशु आप बताइए, प्रियांशु ठाकुर आप बताइए। सही, हाँ, तो ये संडे मार्केट है जो हाट लगती है, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हर्ष आपको पता है? प्रियांशु आपको पता है? वीकली मार्केट, किसने बताया? तो उन्हें बोलने में लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है। चलो, जो आंसर इज वीकली मार्केट, है ना, जो आपके हफ्ते में एक या दो दिन मार्केट लगती है उसको हम वीकली मार्केट कहते हैं। देन चलिए, रोहन के पीछे कौन बैठे हुए? प्रियांशु। हाँ प्रियांशु आप बताइए। द टाउन्स एंड सिटीज वेयर all the trade or commerce related activities takes place is known as, any city or town which is famous for or where all the trade and commerce related activities takes place is known as, नंदिनी आप बताइए। नहीं पता, आपको
आपको पता है? क्या नाम है आपका बेटा? मानसी। हाँ मानसी बताओ। ज्योति आप बताइए क्या कहते हैं? ट्रेडिंग सेंटर्स। ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो यहीं पर होती है, बल्क अमाउंट में। बल्क मतलब ज्यादा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स। नाउ नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग सेंटर वेयर goods and services of specialized type is sold is known as। एक ऐसा मार्केटिंग सेंटर जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बेचे जाते हैं हाई क्वालिटी के होते हैं, स्पेशलाइज्ड क्वालिटी के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यस ईशान बताओ। क्या कहा? अर्बन। ओके, सिट डाउन, वेरी गुड, वेल ट्राइड। अर्बन तो इसने सही बता दिया है। दिवांश बताओ। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, जहाँ पे भी आपके ब्रांड या फिर स्पेशलाइज्ड गुड्स आपको मिलते हैं उनको हम अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स कहते हैं। रूरल में कैसे मिलेंगे? बेसिक नीड्स। अगर आप गांव में जाओगे अपने, या जो छोटे टाउन्स होते हैं, तो वहां पे शॉपकीपर्स वो आइटम्स रखते हैं विच कैन बी अफोर्डेड बाय द पीपल हु आर लिविंग देयर एंड दे आर ऑफ बेसिक नीड्स। उन्हें पता है कि अगर हम हाई फाई चीज यहाँ पे लाके रख देंगे तो उसे खरीदने वाला हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों को या फिर छोटे शहर के लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये बताइए, ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस, in how many ways transport distance can be measured? In how many ways transport distance can be measured? बताइए राजन। हाँ बताओ। किलोमीटर, टाइम एंड कॉस्ट। अच्छा, प्रियांशु, प्रियांशु ठाकुर, यस, इन्होंने सही बताया। पहले आप इधर आइए, कम हियर प्रियांशु, इधर सामने बैठो तुम। तुम्हें मेरे पीरियड में सामने ही बैठना, इधर बैठ जाओ। अभी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, कोई बता सकता है? हाँ साक्षी जी आप बताओ। ओके, बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस। आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, नहीं तो भाई आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा ना। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन हाउ मेनी वेज? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यातायात होता है ना, तो यातायात का डिस्टेंस जो होता है, दूरी हम कैसे मापते हैं? 3 तरीके से। कौन कौन सा तरीका होता है प्रियांशु? हाँ, किलोमीटर होता है, और क्या होता है प्रियांशु आप बताओ? टाइम और कॉस्ट। तो ये 3 वेज होते हैं थ्रू विच टाइम ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। ओके, when different places are linked together with the help of different means of transport, the entire chain is known as, yes, नेटवर्क। उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। जैसे हमारे जो आसपास के ऋषिकेश हो, चाहे हमारा नजीबाबाद हो, चाहे सहारनपुर हो, मेरठ हो, ये सारे देहरादून सब एरियाज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नोड्स। और जो इन प्लेसेस को आपस में जोड़ते हैं, सड़क हो चाहे मीडियम, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंक। करेक्ट। ये क्या नाम है पापा? सबसे पीछे साक्षी, कम बात करो, ठीक है। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, आप ट्राई करो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ दीपिका। दीपिका ये बताओ, व्हाट इज टेली कम्युनिकेशन? टेली कम्युनिकेशन क्या होता है?
कम्युनिकेशन तो आप जानते हो, बट व्हाट डू यू मीन बाय टेली कम्युनिकेशन? ओके, चलो वेरी गुड, वेल राइट, सिट डाउन दीपिका। आप बताइए किरण। ओके, मतलब जब हम एक समय में लैक्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल को मैसेजेस अपने सेंड कर सकते हैं, एंड दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक which has been possible because of the development in the सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो इससे हम क्या कहते हैं? टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ चलिए रोहन आप बताइए, नेम 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन। यातायात को प्रभावित करने वाले कोई 2 फैक्टर्स, कारक बताइए। कई बच्चे इसमें बहुत अच्छा जो है कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ बुक से भी नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें याद है। सुनाई नहीं दे रहा। नेशनल अवेयरनेस, नेचुरल अकरेंस। चलिए बताइए सलोनी। डिमांड एंड रूट्स। ओके, सिट डाउन। एक बच्चा यहाँ पे जो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड है, और वो दीवार पे भी पटक रहा है कि मुझे मतलब बताने का मौका मिले। सो पंकज, हाँ पंकज खड़े हो जाओ। पंकज, हाँ खड़े हो जाओ। अब आप बताइए, जैसे कि सलोनी ने बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड रूट्स। सो डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हाउ, मतलब कैसे, आप डिस्क्राइब कैसे करोगे डिमांड को? हाउ डिमांड अफेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन? I'm asking how demand affects transportation. डिमांड यातायात को प्रभावित करता है, जितना डिमांड रहेगा उतना ही ज्यादा वहां पे यातायात के साधन डेवलप किए जाते हैं। तो ये डिमांड किसके ऊपर निर्भर है? हमें कैसे पता चला कि इस एरिया में डिमांड है? यस, हाँ बताओ क्या बता रहे हो? वहां के लोग। चलिए सिट डाउन, वेरी गुड। बताइए आप। पॉपुलेशन के ऊपर, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, द ग्रेटर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द ग्रेटर विल बी डिमांड। ठीक है, तो जितनी अधिक अब जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश, इन सब नॉर्दर्न इंडिया में मेनली आपका इतना डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन क्यों है? एक तो वहाँ की फिजियोग्राफी है, प्लेन है। सेकेंड चीज, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको कितना डेंस नेटवर्क मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ना पॉपुलेशन ना इतनी डिमांड। तो जहाँ अधिक पॉपुलेशन होती है वहीं पे ज्यादा डिमांड भी होती है। रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देवांश बताएंगे। Routes depend on the location of cities, towns. ओके, रूट ऑल्सो अफेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन। वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द लोकेशन ऑफ एनी सिटी। जितनी बेहतर जगह आप ऐसे लोकेटेड होंगे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी आपकी, उतने ही आप जो है वेल कनेक्टेड होगी। सो नाउ जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ से आपको कहीं इंटरनेशनल जाना है, चाहे आपको नेशनल कहीं भी जाना है, ट्रेन हो चाहे फ्लाइट हो, कहीं से भी आपको जाना है, तो आपको वेल कनेक्टिविटी कहाँ से मिलेगी? दिल्ली से। मतलब मुंबई भी है ना, साउथ में बेंगलोर है, चाहे चेन्नई है। बिकॉज दीज आर द, अगर आपको असम जाना है तो शायद आपको देहरादून से ट्रेन ना मिल पाए, है ना, तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली। फिर दिल्ली से ही आपको, चाहे आप साउथ में जाओ चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, आपको हर जगह वहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। चाहे आपको फॉरेन कंट्री जाना तो आपको वहाँ पे एयरवेज की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो आपको डायरेक्ट यहाँ और किसी लोकल किसी और सिटी से नहीं मिल पाएगी। तो रूट का होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपके डब्बा वालाज हैं, मुंबई में डब्बा वाला सुना है? हाँ, तो वो किस उसमें आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में? हाँ बताओ जी। हाँ, yes, because why what they provide? Yes, because they provide tiffin services provide करते हैं, so that's why they come under जो है आपके this type of activity. Now what are the factors affecting tourism?
पर्यटन को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से कारक होते हैं? आप बताओ, क्या नाम है आपका? प्रियांशु। अच्छा, 3 प्रियांशु आए। टूरिज्म को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। टूरिज्म जो होता है, किसी भी कंट्री का जो टूरिज्म होता है, पर्यटन होता है, वो किस कारकों पर निर्भर होता है? अगर वो चीजें रहेंगी तो वहाँ पे टूरिज्म बेहतर होता है, नहीं तो नहीं होता है। बताओ। ओके, फेमस प्लेस, चलो हर्ष। हिस्टोरिकल, जैसे आपने कहा फेमस प्लेस, हिस्टोरिकल्स, ये किस में आते हैं? अट्रैक्शंस में। लेकिन चलो आपने ट्राई किया, सिट डाउन। आई एम आस्किंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं। सिट डाउन। ज्योति आप बताइए। डिमांड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टूरिज्म को, इसलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा था ना कि आप दोनों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। अट्रैक्शन पूछा जाएगा तो आप था कि फैक्टर्स लिख दोगे, फैक्टर पूछा जाएगा तो आप अट्रैक्शन था लिख दोगे। जहां फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म पूछे गए, मैक्सिमम बच्चों का जवाब क्या था कि क्लाइमेट है, चाहे लैंडफॉर्म है ना, आप ये आंसर करो। लेकिन ये आंसर नहीं है इसका, वो तो अट्रैक्शंस है। मतलब टूरिस्ट को क्या चीज अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसमें आता है। क्लाइमेट है, चाहे लैंडफॉर्म है, चाहे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, चाहे कल्चर एंड हेरिटेज है, ये सब आपके अट्रैक्शंस है। फैक्टर्स पर्यटन को प्रभावित करने वाले क्या है? आपका पहला क्या? डिमांड। आज के टाइम में डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है? यस, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड। पहले की कंपैरिजन में आज से हम 15-20 साल पहले जाएं तो उस समय हम लोग का जो है परचेजिंग पावर पुअर थी, हम लोग गरीबी ज्यादातर देशों में थी, और मतलब इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी। लेकिन अब क्या है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है, तो अब वो रोजी रोटी कमाने से हटकर दूसरी चीजें सोचते हैं। तो वो उन्हें लेजर एक्टिविटीज है, घूमने फिरने का, अब लोगों के अंदर इतना ज्यादा चीज समझ आई है, तो लोग अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल टूर भी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जितना उनका है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आप ये है डिमांड, गलती मत करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म में पहला क्या है आपका? डिमांड है, एंड डिमांड डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर विल बी द डिमांड फॉर टूरिज्म, ठीक है। सेकेंड इज और ये भी अच्छी बात होती है, जितना आपके देश के लोग टूर करेंगे, लेकिन विद इन इंडिया, जैसे इंडिया में अगर आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा? इंडिया में फायदा होगा। लेकिन अगर आप दूसरे देश में जाके टूरिज्म कर रहे हैं तो फिर वो उस कंट्री को बेनिफिट होगा। इसलिए हर कंट्री चाहती है कि हमारे देश में टूरिस्ट आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेकंड फैक्टर इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमारा आज के टाइम में जो है टूरिज्म और जो है प्रभावित हुआ है, इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले तो हमारे पास आपको पता ही है कि एयरवेज तो बिल्कुल ही सिमटा हुआ था, बहुत ही कम फ्लाइट्स इंटरनेशनल, तो और डोमेस्टिक तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो उससे क्या होता था कि हम लोग इंडिया में तो भले ही टूर करें, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो है मूवमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन अभी 10 सालों में जो है आपका जो है फ्लाइट्स काफ़ी बढ़ गई हैं। अब आप देखेंगे तो बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स, तो पहले कहाँ इतने लोग डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रैवल करते थे? बस है या ट्रेन का ही हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे तो अगर आपको साउथ इंडिया में जाना तो या फिर नॉर्थ ईस्ट जाना, तो बेसिकली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लंबी दूरी के लिए फ्लाइट्स यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर मिडिल क्लास फैमिली भी अब कर रही है यूज़। पहले क्या था, हमारे लिए तो मतलब फ्लाइट को होना बहुत लग्जरियस आइटम माना जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब जो है लोग जो है अफोर्ड जो कर पाता है, अब वो कोशिश करते हैं कि वो कहाँ भी जाए, फॉरेन कंट्रीज में भी जाकर ट्रेवल करें, है ना। सबका एक सपना होता है कि हम जाएं, हम तो स्विट्जरलैंड जाएं, हम यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं। बहुत लोगों का सपना होता है कि सबके लिए ड्रीम कंट्री कौन सी होती है? ज़्यादातर लोगों के लिए अमेरिका, यूएसए, या हमें यूएसए ट्रेवल करना, हमें यूएसए जाना एक दिन। तो वो सबके अंदर एक ख्वाहिश होती है, तो अब लोग जाते भी हैं, जा भी सकते हैं, क्योंकि अब जो है बहुत सारी फ्लाइट्स के ऑप्शंस हो चुके हैं, एयर इंडिया से लेके वहाँ के अमेरिकन फ्लाइट से, चाहे जब बहुत सारी फ्लाइट्स का जो है हो चुका है। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी, पहले तो सरकारी कंपनी होती थी ना एयर इंडिया, प्राइवेट कंपनीज थी नहीं पहले। जब से प्राइवेट कंपनीज आई हैं, स्पाइस जेट है, चाहे इंडिगो है, बहुत सारी फ्लाइट्स आ चुकी हैं, तो इससे थोड़ा सा रेट भी ठीक हुआ है, मतलब बेहतर हुआ है। तो इसीलिए जो है
लोग जो है अब मतलब ज़्यादा ट्रेवल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the people who work in the culinary sector are known as बताइए। The people who work in the culinary sector are known as पंचम क्रियाकलाप में कार्य करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? हर्ष आप बताइए जरा। बेटा ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी जब पेपर आएगा, सब एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें अपने आप से कुछ लिख भी नहीं पाओगे। क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करो आप लोग, तो ज्योग्राफी अपनी बहुत टफ पड़ जाएगी। बताओ दिवांश। स्वर्णिम कॉलर श्रमिक, मतलब गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं जो सबसे हाईएस्ट जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं विच आर रिलेटेड टू द नॉलेज और द रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्यूलिनरी एक्टिविटीज। सिट डाउन। व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर दोज कंट्री वेयर द वर्क इज आउटसोर्स्ड? बताइए व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग का हिंदी में बहुत टफ है, ठीक है, तो इंग्लिश में समझ लो। आउटसोर्सिंग जो है आप पढ़ लेना हिंदी में। सो बेसिकली मैं तो आउट जब पढ़ा रहा था तुमने देखा पढ़ा था ये टॉपिक? हाँ, तो हाँ करता है ये पंकज। तो आउटसोर्सिंग जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है और ये किस तरह से लाभप्रद है उन देशों के लिए जहां पे भी काम को आउटसोर्स किया जाता है? सही। पूरा मैंने लेक्चर दिया था आउटसोर्सिंग के ऊपर। बीपीओ का आपने नाम नहीं सुना? बीपीओ क्या होते हैं, केपीओ के बारे में सब बताया था आप लोगों को। ये टफ चैप्टर्स हैं, अभी नहीं समझ में आया ना तो फिर समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को। और आप लोग बेटा जो स्टार्टिंग के ना 3 जरा थोड़ा मेहनत करिए आप लोग, बिल्कुल भी जवाब नहीं आ रहा है। क्लास में साक्षी, क्या नाम है आपका? हाँ साक्षी बताओ। आउटसाइड एजेंसी को काम देते हैं। ओके, आप बताइए प्रियांशु, आप नहीं क्या बातें की जा रहे हैं बार बार मुझ के, बताइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सिट डाउन बोथ ऑफ यू। किरण बताइए। ओके, आप बताइए देवांश। Outsourcing is mainly contracting or giving work to any other agency in outside the country for improving the efficiency and reducing the cost, and by this whole process the economy and the production of the country will increase. ओके, सिट डाउन। तो ये 3 बच्चों ने जो आंसर दिया है दैट इट इज प्रोवाइडिंग और इट इज ट्रांसफरिंग द वर्क टू आउटसाइड एजेंसी। एंड बेसिकली आउटसाइड एजेंसी में कौन आते हैं? दूसरी कंट्रीज आती है ना। Outsourcing is basically related to transferring the work to some other countries which are poorer or you can say they are developing countries or underdeveloped countries where the labor cost is less। ठीक है, अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारी फर्म्स हैं
या आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वहाँ के लोग उनसे ना करवा के, अपने देश के जो लेबर्स हैं या जो वर्कर्स हैं उनसे ना करवा के वो इंडिया या चाइना या आपके इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसे देशों कंट्रीज में वो ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके कंपैरिजन में यहाँ पे लेबर कॉस्ट क्या है, काफी कम है, चीप है। तो वो उनके लिए क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उनको फायदा होता है इससे। नहीं तो अगर वही काम वो अपने देश के लोगों से करवाएंगे तो उनको कई गुना ज्यादा उनको डॉलर में पे करना पड़ जाएगा, पाउंड में या जो भी, क्योंकि यूरोप में पाउंड चलता है, अमेरिका में डॉलर, तो उनको कई गुना ज्यादा, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया ना कि फिक्स्ड रेशियो होता है। इवन वहां पे जो नौकर भी होंगे ना, उनका भी, सर्वेंट्स का भी वहां पे फिक्स अमाउंट होता है जो अच्छा खासा होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे हो जाता है ना कि नहीं हम आपको 5,000 से 8,000 देंगे या उससे कम 4,000 में करवा लेते हैं काम, वहां पे ये सब चीजें नहीं चलती। वहां पे बिल्कुल लेजिस्लेशन है, कानूनन वहां पे इतना मिनिमम वेज वहां पे डिसाइडेड है, तो उस वेज से नीचे आप नौकर को भी नहीं रख सकते, ठीक है। अपने नौकर को नहीं रख सकते तो फिर अगर कोई एक आदमी आपका कॉल सेंटर में बैठ के सारी प्रॉब्लम वो कर रहा है, कुछ ऐसा ना ब्रेन अपना यूज कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो फिर तो उसको भी अच्छी खासी सैलरी मांगेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि इंडिया में मैन पावर को ट्रेन कर दिया जाता है, इंग्लिश सिखा दी जाती है, चाहे वो इंग्लैंड वाली इंग्लिश हो, चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो, और वो 10वीं 12वीं पढ़े हुए जो हमारे लोग होते हैं उनको आसानी से थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे के और 10,000 में 15,000 में उनको उन्हीं से वो काम करवाया जाता है। चाहे वो टाइप करके फाइल कर दें या फिर किसी की क्वेरी है जैसे उसको बात करके, नहीं देखिए हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं, या फिर हमें डीटीएच में हमारे जो टीवी वाले सिस्टम होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या हमें अपने सिम कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बैंकिंग से कोई प्रॉब्लम है, तो वो कंपनीज वहाँ की होती हैं, लेकिन उनकी जो उनके मतलब हाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो यहाँ के होते हैं। तो जो कस्टमर्स बात करते हैं उनको लगता है कि हम अपने, जैसे इंग्लैंड का कस्टमर है, वोडाफोन की सिम में से कोई दिक्कत है तो उसे लगेगा कि मैं इंग्लैंड में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो कॉल कहाँ जाती है, वो किसी एशिया के किसी बैठे हुए एक वर्कर के पास जाती है और वो उसको उससे बात करता है। तो इसलिए उनको इस तरह का एसेंस सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से उनसे बात करें ताकि उन्हें ये ना लगे, उन्हें ये ना पता चले कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप हर जगह कॉल सेंटर्स का तो है ही, क्योंकि हर जगह आपका कस्टमर केयर है, चाहे आपके बैंक हो उसमें भी कस्टमर केयर का होता है ना नंबर, चाहे आपकी कोई मोबाइल कंपनी हो, चाहे कोई हॉस्पिटल की सर्विसेज हो, हर जगह आपका कस्टमर केयर होता ही होता है। तो उसको बहुत ज्यादा काम है, इसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। जब एक देश, अमीर देश, एक जो है मिडिल क्लास कंट्री को जो है अपना काम ट्रांसफर कर देता है ताकि वहाँ पे चीप लेबर में वो काम करवा सके, इसको कहते हैं हम आउटसोर्सिंग। एंड इट इज नॉलेज बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्री और वर्क। क्योंकि हम कोई, जैसे आपने कहा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में तो हम सामान लेते और बेचते ना, इसमें सामान नहीं लेते बेचते, इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का, ठीक है ना। आप कुछ बोल रहे हो, कुछ पूरी फाइल बना रहे हो, जैसे आपके मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होते हैं तो वो फाइल बनाते हैं और फिर उनको वो सेंड कर देते हैं जिनको भी चाहिए होता है, तो उसके बदले उनको पैसे मिल जाते हैं। तो यही सब मतलब आउटसोर्सिंग। अब इसका फायदा क्या है कि इससे क्या हुआ कि अब हम लोग नॉर्मल जो रूटीन के जो काम है, चाहे डॉक्टर इंजीनियर, उससे हटके जो हमारे कॉमन जो बच्चे हैं या कॉमन जो लोग हैं जिनको जितनी ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इंजीनियर बने चाहे जो भी है, और अपनी जॉब के अकॉर्डिंग तो कम उसमें ही क्वालिफिकेशन में वो उनको अपना जो है काम चलाने भर के लिए वो अच्छा खासा कमा लेते हैं, है ना। तो इससे रोजगार जनरेट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई है, स्पेशली इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज ही करती है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देशों में ही होता है ये। एंड देन लेकिन उन कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आउटसोर्सिंग होती है, जो लोग आउटसोर्स करते हैं अपना काम, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम दूसरे देशों में भेज दिया, वहाँ के जो यूथ हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, तो इसी से उनको काफी दिक्कत होती है। और नेक्स्ट इज R&D, research and development, e-learning, business research, intellectual property research, legal profession, and the banking sector. These are examples of which type of activity? ये किस type of activity examples हैं? Research and development, e-learning, legal profession, banking sector. बताइए, सलोनी बताओ। डिजिटल डिवाइड कौन बता रहे हैं? हाई टेक्नोलॉजी कंसर्न, बस दो ही बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, बताओ किरण। क्यूनरी एक्टिविटीज, बट क्यूनरी एक्टिविटीज में भी एक था ना पार्ट,
हाँ, यस, KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसमें नॉलेज को प्रोसेस करके आउटसोर्स किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो आप इस चैप्टर की एक बार ढंग से रीडिंग करिए, बहुत ही टफ चैप्टर है, और इसमें अगर घुमा के क्वेश्चन आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए करना, ठीक है।